हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर होने वाला है आज। और आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और छोटी क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वैसे तो क्लास 8 का टॉपिक है ये, लेकिन सभी बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। अगर कोई क्लास 7 का है उसके लिए भी, क्लास 9 का बच्चा है उसके लिए भी ये बहुत ही काम का टॉपिक होने वाला है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कोई अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, तो क्या होती है एक्सप्रेशन, क्या होता है? क्या कोई बता सकता है एक्सप्रेशन होता क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों, कक्षा 7th में ये चीज पढ़ी होगी आपने, इसको व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप कोई भी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे 4x + 9, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अब किस किस चीज से मिलके बनती है एक्सप्रेशन, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेशन बनती है टर्म से। टर्म्स टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स यानी पद। ठीक है, तो टर्म्स और पद कैसे पता लगते हैं कि कितने पद हैं? कोई भी टर्म्स, ठीक है, प्लस या माइनस इन साइन से सेपरेटेड हो तो उनको हम टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक टर्म है 4x, 4x है, ये एक टर्म होगी, लिख लेते हैं इसको, एक टर्म बोलेंगे। और ये 9 भी एक टर्म होगी, तो दो टर्म होगी। क्या क्या टर्म्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इधर ही लिख देते हैं, तो क्या क्या होगी? 4x एक टर्म है, 9 एक टर्म है। क्यों? क्योंकि ये प्लस से सेपरेट की हुई है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अगर हम टर्म की बात करें तो समझ में आता है। अब एक्सप्रेशन में टर्म्स आपके प्रेजेंट हैं। अब जो टर्म्स हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए, या तो ये कांस्टेंट हो सकता है। अब इसके बारे में पता होना चाहिए, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट यानी अचर, इसको बोलते हैं हम अचर। एंड वेरिएबल यानी चर। देखिए, नाम से समझिए, नाम से ही पता लग जाएगा आपको कांस्टेंट क्या होता है। भाई, कांस्टेंट ऐसी चीज होती है, ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी नहीं बदलती। मैथमेटिक्स में कांस्टेंट की बात करें तो किसी नंबर की जो फिक्स्ड वैल्यू होती है नंबर्स की, जैसे ये 9 है, ये कांस्टेंट है क्योंकि 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, 9 की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना। तो जब आपको ये 9 दिखेगा तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये 9 है। फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। कहीं भी जाके देख लो 3 रहेगी, किसी भी नोटबुक में देख लो 3 लिखा है, उसकी वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, लेकिन जब वेरिएबल की बात आती है तो वेरिएबल ऐसे चीज होती है, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो चेंज हो सकती है। तो देखिए, इसको हम जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं ना, ठीक है, इंग्लिश में जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEF, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? वेरिएबल को। क्या मतलब है इसका, समझा के दिखाता हूं। देखिए, मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो,
ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने मन में कोई नंबर सोच लीजिए। ठीक है, कोई भी एक अंक आप अपने मन में सोच सकते हैं। ठीक है, अब उस अंक को सोच के, मुझे नहीं पता कि वो क्या नंबर है, कोई भी एक नंबर सोच लीजिए और उस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 4 से कर लेंगे, इजी रहेगा। और उसमें फिर 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या जोड़ देंगे उसमें? 9 जोड़ देंगे। और जब आप फाइनल आंसर बताएंगे, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मुझे बता दीजिए और मैं आपको ये नंबर बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे जो आपने नंबर सोचा है इसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मैं वेरिएबल मान लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने ये क्या नंबर सोचा है। तो जो वेरिएबल है, अब क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से ज्यादातर बच्चों ने अलग अलग वैल्यू सोची होंगी। किसी ने सोचा होगा x की वैल्यू 2 है, किसी ने सोचा होगा x की वैल्यू 8 है, किसी ने सोचा होगा x की वैल्यू 50। तो ऐसे कर करके देखिए वैल्यू चेंज हो रही है इसकी। भाई कहीं पे 2 इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, कहीं पे 8 रख देते हैं हम, कहीं पे 50 रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल। उसके बाद एक और चीज आती है बच्चों, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हम अलजेब्रिक कोफिशिएंट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की। तो ये जो 4x है, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक कोफिशिएंट। यही हो जाता है आपका कोफिशिएंट। इसको गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, इस केस में अगर अलजेब्रिक कोफिशिएंट देखें तो ये x होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टर्म्स हैं इससे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। अलग अलग करके मैंने बताई हैं कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, किस किस चीज से मिलके बनता है, इन सब चीजों से मिलके बनता है एक्सप्रेशन। उसमें देखिए प्लस माइनस से अलग अलग करते हैं हम सेपरेट, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब से मिलके बनता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक और चीज बचती है जिसको बोलते हैं हम फैक्टर्स। पता है फैक्टर्स गुणनखंड होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपने छोटी क्लासेज में बहुत पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म है, पद है, उसके फैक्टर्स क्या होंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इन जनरल फैक्टर क्या होते हैं सबको पता है ना? फैक्टर यानी गुणनखंड। लिख लीजिए, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड किसी भी नंबर के गुणनखंड अगर हम निकालते हैं, जैसे 16 है, इसके क्या गुणनखंड होंगे? भाई जो नंबर्स इस 16 को पूरा पूरा भाग कर पाए, कोई शेष ना बचे, तो उसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जो 16 को पूरा पूरा भाग कर पाए, जैसे 1 है 16 को पूरा भाग कर देता है, 2 है, 4 है, ठीक है, ऐसे करके 8 है, 16 है, ये सब इसके गुणनखंड है क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई टर्म है, पद है, उसके गुणनखंड हमें चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 से ये 4x पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 4x/4। ठीक है, आंसर x आ गया सीधा सीधा, रिमाइंडर नहीं बचा। इसीलिए जिस जिससे ये पूरा पूरा भाग हो सके वो इसके फैक्टर्स हो गए, है ना? फिर x भी इसका फैक्टर हो गया, एंड ये खुद तो ऑब्वियसली होगा ही 4x का फैक्टर। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम बात करते हैं टर्म्स के आधार पे। ठीक है, कि अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन है,
ठीक है, कोई एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक पद हो जिसमें, ठीक है, हैविंग वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी एक टर्म है। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए, एक तो जो पावर होती है एक्सपोनेंट्स की, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर्स होते हैं जो, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर होनी चाहिए कैसी? नॉन नेगेटिव। ठीक है, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अब कोई भी एक टर्म अगर हो, जैसे 3x, 4x स्क्वायर माइनस 7x, ये सब क्या है? ये मोनोमियल है क्योंकि इनका एक पद है। अगर मैं करूं बाइनोमियल्स की बात, ठीक है, तो टू टर्म्स होंगी, इसमें दो टर्म आ जाएंगी, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 9y प्लस 7, तो ये टू टर्म्स हैं, इसीलिए बाइनोमियल्स बोलेंगे। ट्राइनोमियल्स जिसमें थ्री टर्म्स, तीन थे, इनको ट्राइनोमियल्स बोल देंगे हम। ठीक है, और ऐसे ही बात आती है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स, उन सबको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, एक्सप्रेशन जो वन और मोर टर्म्स विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, यहां पे हम करने वाले हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। 7x, 14x, ये है। ठीक है, तो इसमें आपको जो लाइक टर्म्स हैं वो पता करनी है। तो क्या होती हैं लाइक टर्म, तभी हम पता कर पाएंगे। तो चलिए एक ट्राई दीजिए इसको, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या होती हैं वो समझ लीजिए पहले। तो ऐसी टर्म जिनके सेम वेरिएबल हों, एंड हैविंग सेम पावर्स। खाली वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, पावर्स भी तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं क्या लाइक टर्म्स की, तो कैटेगरी वाइज हम लिख सकते हैं। जैसे जो जो टर्म है, पहली टर्म क्या है हमारे पास? 7x है। इसके जैसी और कौन सी टर्म है जिसका वेरिएबल x होगा? सिर्फ और सिर्फ x, ना ही x स्क्वायर होना चाहिए, ना xy होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो देखिए 7 है, इसके जैसा एक तो 14x है। हाँ, हमारा जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 13x, और कोई टर्म तो नहीं है x वाली। ये x स्क्वायर है, ये x है, तो
ये भी लाइक टर्म नहीं होंगी आपस में, समझना इस बात को। अब बात करते हैं हम और लाइक टर्म्स की। देखिए अगर ये 5x² है तो इस जैसा आपको वेरिएबल ढूंढना है। यहाँ पे x² ये मिल गया मुझे, 9 - 9x², ये भी लाइक टर्म्स है। और देखिए और कौन सी एक जैसी टर्म्स मिल सकती हैं, ये सारी लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कोई ऐसी टर्म दिख रही है जिसका जो वेरिएबल है वो सिर्फ y है? नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम रहने देंगे। फिर 7xy है, इसके जैसी कौन सी टर्म है? ये रही, इसका भी वेरिएबल xy है तो -5xy। दैट्स इट। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं, जैसे 7x हो गया है एंड 5x², दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स, एक जैसी नहीं है ये। ठीक है, इस तरह से बाकी मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं आती वो अनलाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये होता है लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब जब आपको पता लग गया लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो एक्सप्रेशंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। धीरे धीरे हम यहां से चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर होंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए यहां पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये होगी एक्सप्रेशन 1, ये होगी एक्सप्रेशन 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस। कैसे समझेंगे इसको? देखिए कैसे करते हैं। अब जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही आपको लिख के दिया जाए। भाई दो एक्सप्रेशन अलग अलग लिखी है तो आपको कौन सी टर्म किसके नीचे लिखनी है ये पता होना चाहिए। तो जो लाइक टर्म्स है ना वो आपस में एक दूसरे के नीचे आएंगी। जैसे 9x मैंने यहां लिखा, यहां नहीं लिख सकता इस 9x को, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। 10 को मैंने कांस्टेंट के नीचे ही लिखा, मैं और कहीं लिखूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए अगर इनको एडिशन करना है अब कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे नंबर्स का एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, टर्म्स का आपस में होगा। बस यहाँ पे 5 प्लस का है 10 माइनस का है तो -5 आ जाएगा। ठीक है, -4x है प्लस 9x है, ये प्लस है ना, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस और 5x। ठीक है, क्योंकि 9x - 4x 5x आ जाएगा। एंड ये है आपका 7x²। ठीक है, 7x², इसके साथ कुछ है नहीं ऐड करने को तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।